हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 104 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6। हाउ डिड द exigencies of war prioritize the military development of the East India Company? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि बार बार होने वाले युद्धों और उनकी जरूरतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना को कैसे मजबूत और मॉडर्न बनाना पड़ा। हमें बताना है कि कैसे ये युद्ध कंपनी के फौज और राजनीतिक विकास के लिए टर्निंग पॉइंट बने। आंसर। इंट्रोडक्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में एक व्यापारिक संस्था थी जो सिर्फ अपने व्यापारिक हितों के सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन समय के साथ युद्ध और संघर्ष ने इससे एक मजबूत सैनिक और राजनीतिक शक्ति बना दिया। एक्सिजेंसीज ऑफ वॉर का मतलब है युद्ध के दौरान पैदा होने वाली आवश्यकताएं, जिन्होंने कंपनी को अपनी सेना को विकसित करने के लिए मजबूर किया। 18 और 19 सेंचुरी में कंपनी का टिकना और बढ़ना पूरी तरह सेना के बल पर निर्भर था। मेन बॉडी। 1। प्रारंभिक चरण, व्यापारिक सुरक्षा से राजनीतिक रक्षा तक। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य अपनी फैक्ट्री और गोदामों की रक्षा करना था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा, मैसूर और बंगाल के नवाबों जैसे स्थानिक शक्तियों ने अस्थिरता पैदा की। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों सीपॉयज को नौकरी पर रखना शुरू किया। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के युद्धों ने कंपनी को दिखाया कि एक अनुशासित और मॉडर्न सेना कितनी जरूरी है। 2. लगातार युद्ध और प्रतियोगिताओं का प्रभाव। कंपनी को फ्रेंच, कार्नाटिक वॉर्स, मराठा, मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान और बाद में सिखों से लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। हर युद्ध ने सेना के दुर्बल पहलुओं को दिखाया, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग और हथियारों की कमी। इन कमी को दूर करने के लिए कंपनी ने सेना में सुधार किए, ट्रेनिंग, बेटर वेपन्स और डिसिप्लिन पर जोर दिया। फ्रेंचों के साथ युद्ध ने कंपनी को यूरोपियन स्टाइल की सेना अपनाने पर मजबूर किया। 3. संरचना और तकनीकी सुधार। सेना को 3 प्रेसिडेंसी आर्मीज में बांटा गया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। आर्टिलरी, इंजीनियरिंग और रेगुलर ड्रिल्स के माध्यम से सेना को प्रोफेशनल बनाया गया। ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए और इंडियन सीपॉयज की भारतीय एक नियमित प्रक्रिया बन गई। बेहतर बंदूकों, ट्रांसपोर्ट और कैंटोनमेंट के विकास ने सेना को और मजबूत बनाया। एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा युद्ध इस विकास के प्रैक्टिकल परीक्षण बने। 4. सैनिक विकास के राजनीतिक और प्रशासनिक परिणाम। कंपनी की मिलिट्री शक्ति ने उस भारत के बड़े हिस्सों पर राजनीतिक नियंत्रण देने में मदद की। बड़े युद्धों की विजय ने ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। सेना सिर्फ विजय का साधन नहीं रही, बल्कि अंदरूनी व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम भी बनी। सैनिक खर्चे बढ़ने के साथ कंपनी की नीतियां भी सेना के आसपास घूमने लगी। 19 सेंचुरी के शुरुआत तक ब्रिटिश सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बन गई थी। कंक्लूजन। युद्ध की जरूरतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक विकास को प्रेरित किया। हर लड़ाई ने कंपनी को नए तरीके, तकनीक और संगठन सिखाए। व्यापारिक संस्था से शुरुआत करके कंपनी एक साम्राज्य की शक्ति बन गई। उसकी सेना के विकास ने ही ब्रिटिश राज की बुनियाद रखी। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 7. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द रूल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटिश रूल के दौरान प्रिंसली स्टेट्स में मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ। हमें समझाना है कि रूलर्स और ब्रिटिश दोनों ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या बदलाव लाए और इन रिफॉर्म्स का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नए प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक सिस्टम को अपनाना जो वेस्टर्न मॉडल से प्रेरित था। ब्रिटिश रूल के दौरान प्रिंसली स्टेट्स में मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे आया, कुछ रिफॉर्म्स ब्रिटिश के दबाव से और कुछ अन रूलर्स के प्रयासों से जो अपने राज्यों को सुधारना चाहते थे। ब्रिटिश ने उन राज्यों को इनडायरेक्टली कंट्रोल किया और उन्हें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के तरफ बढ़ावा दिया। इस प्रोसेस ने उनके सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदल दिया। मेन बॉडी। 1.
ब्रिटिश रूल के दौरान प्रिंसली स्टेट्स का बैकग्राउंड। प्रिंसली स्टेट्स वही एरियाज जो इंडियन प्रिंसेस के कंट्रोल में थे पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। इंडिया में लगभग 560 प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ बहुत बड़े जैसे हैदराबाद और मैसूर और कुछ छोटे लोकल राज्य। 1858 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया तो इन स्टेट्स को ट्रीटीज और रेजिडेंट ऑफिसर्स के जरिए कंट्रोल किया गया। ब्रिटिश ने उनके इंटरनल अफेयर्स में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उन्हें मॉडर्न रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रेरित किया। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। कई प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश स्टाइल के हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना शुरू किया। काउंसिल्स, डिपार्टमेंट्स और लॉ कोड्स बनाए गए। मैसूर, बड़ौदा और ट्रावनकोर जैसे राज्यों ने एफिशिएंट और मॉडर्न गवर्नेंस के एग्जाम्पल दिए। पुलिस, न्याय व्यवस्था और टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स लाकर फ्यूडल सिस्टम कमजोर हुआ। ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने रूलर्स को इन रिफॉर्म्स के लिए गाइड किया ताकि राज्यों में स्टेबिलिटी बनी रहे। 3. इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। रेलवेज, सड़कें, पोस्टल और टेलीग्राफ सिस्टम लगाए गए। मैसूर के रूलर कृष्णाराजा वोडेयार 4 और एम विश्वेश्वरैया ने इंडस्ट्री और इरिगेशन में नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 ने एग्रीकल्चर, एजुकेशन और फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए। इन नए इकोनॉमिक पॉलिसीज से एक नई एजुकेटेड और प्रोफेशनल क्लास उतरी जो फ्यूडल सिस्टम से अलग थी। 4. सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कई रूलर्स ने एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन का बेस बनाया। बड़ौदा, ट्रावनकोर और मैसूर ने पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने पर जोर दिया। विमेन एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी बढ़ावा दिया गया। चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी जैसे इश्यूज पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए। इन रिफॉर्म्स से एक नई एजुकेटेड क्लास बनी जो बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनी। 5. कल्चरल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट। मॉडर्नाइजेशन ने डेवलपमेंट तो दिया पर ट्रेडिशनल सिस्टम में टेंशंस भी लाए। कुछ रूलर्स ने रिफॉर्म्स का यूज अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए किया। मॉडर्न एजुकेशन और अवेयरनेस से लोगों में डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म का भाव आया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक कई राज्यों के लोग रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की डिमांड करने लगे। इस तरह मॉडर्नाइजेशन ने फ्यूडल राजतंत्र और नए राष्ट्रवाद के बीच एक ब्रिज का काम किया। कंक्लूजन। ब्रिटिश रूल के दौरान प्रिंसली स्टेट्स में मॉडर्नाइजेशन एक मिक्स्ड प्रोसेस था। कॉलोनियल प्रभाव के साथ साथ कुछ लोकल रूलर्स के विजन का भी नतीजा था। इसने गवर्नेंस, एजुकेशन और इकोनॉमी में नए स्टैंडर्ड सेट किए और लोगों को डेमोक्रेटिक सोच के लिए तैयार किया। मैसूर, बड़ौदा और ट्रावनकोर जैसे राज्यों के रिफॉर्म्स ने इंडिपेंडेंट इंडिया के मॉडर्न गवर्नेंस का रास्ता तैयार किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the nature of the administration under the Pandyas. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पंड्या राजा अपने साम्राज्य का प्रबंध कैसे करते थे। इसमें उनके शासन की रचना, राजा और मंत्रियों का रोल, प्रदेश और गांव के स्टार पर शासन, कर व्यवस्था और न्याय प्रणाली सब एक्सप्लेन करनी है। चोलास और चेरस के साथ तुलना भी दी जा सकती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पंड्या वंश दक्षिण भारत के प्राचीन और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था जिसका मुख्य केंद्र मदुरई था। ये साम्राज्य 6th सेंचुरी BCE से लेकर 14th सेंचुरी CE तक फला फूला। पंड्याओं का शासन व्यवस्थित, मजबूत और लोक सहायक था। जैसे चोला और चेरा राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, वैसे ही पंड्याओं ने भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम खड़ा किया था। चलिए देखते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य पहलू। मेन बॉडी। 1. राजा और केंद्रीय शासन। पंड्या राजा शासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यूज देवता का रूप माना जाता था जो धरती पर प्रजा के हित में काम करता था। राजा के पास एक मंत्री परिषद होती थी जो उससे राजनीति, युद्ध और धर्म संबंधी मामलों में सलाह देती थी। टाइटल्स जैसे सुंदरा पंड्या और मरवर्मन उनके शौर्य और वंश की पहचान थे। राजा स्वयं सया, न्याय और धार्मिक क्रियाओं का निगरानी करता था। 2. मंत्री और अधिकारी। मंत्री परिषद में विभिन्न विभागों के मंत्री होते थे, वित्त, न्याय, विदेश और सया। सेनापति, सांधी विग्रही, विदेश मंत्री और महाभंडागरिका, खजाने का प्रमुख जैसे पद बहुत महत्वपूर्ण थे। अधिकारियों का चुनाव योग्य और वफादार लोगों में से होता था। इंस्क्रिप्शंस और कॉपर प्लेट्स से पता चलता है कि उनका प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। 3. प्रदेश और स्थानीय शासन।
पंड्या साम्राज्य को नाडु प्रांत में बांटा गया था जहां के प्रमुख नदुवाजी कहलाते थे। हर नाडु में बुजुर्गों की सभा होती थी जो इरिगेशन, जमीन और मंदिर संबंधी मामले देखती थी। ग्रामम गांव सबसे छोटी यूनिट थी जहां ग्राम सभा स्थानीय कर और विवादों का हल करती थी। यह सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड था जिसमें लोगों की भागीदारी होती थी, जैसे चोला समय में देखा गया। 4. आय व्यवस्था और न्याय प्रणाली। पंड्याओं ने एक अच्छी कर व्यवस्था बनाई थी जहां खेती, व्यापार और काला से कर लिया जाता था। जमीन पर लगने वाला कर कूदिमाई कहलाता था, जो पैदावार का लगभग 1/6 हिस्सा होता था। व्यापार कर पोर्ट्स और बाजार से लिया जाता था, खासकर श्रीलंका और रोम के ट्रेड से। न्याय प्रणाली राजा के अधीन थी, बड़े मामले राजा देखते थे, जबकि छोटे मामले स्थानीय सभा सुलझा देती थी। 5. सेना और धार्मिक व्यवस्था। पंड्या सेना में पडेटी, इन्फैंट्री, घुड़सवार, हाथी और नेवी शामिल थे। सेना के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य और व्यापारिक राष्ट्रों को सुरक्षित रखा। पंड्याओं ने शैव और वैष्णव धर्मों को बढ़ावा दिया और मंदिरों को शासन और आर्थिक केंद्र बनाया। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि ये आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी थे, जहां लोगों की रोजगार और सेवा व्यवस्था होती थी। कंक्लूजन। पंड्याओं का शासन एक उत्तम संगम था, राजा की केंद्रीय शक्ति और स्थानीय सभाओं की स्वतंत्रता का। इस व्यवस्था ने दक्षिण भारत को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक एकता दी। उनका प्रशासन भारत के इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Discuss the classification of law into civil and criminal law during the colonial period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कानून को दो मुख्य भागों में कैसे बांटा गया, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। हमें दोनों कानून के अर्थ, विकास और उनके प्रभाव को समझाना है और दिखाना है कि ब्रिटिश ने इन्हें अपने प्रशासन के हिसाब से कैसे बदला। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के कानूनी इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ। पहले कानून परंपरा, धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित थे, लेकिन ब्रिटिश ने कानून को लिखित रूप में कोडिफाई करके 2 भागों में बांट दिया, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ व्यक्तियों के बीच के विवादों और हकों से जुदा था, जबकि क्रिमिनल लॉ समझ के खिलाफ जुर्मों और अपराधों से संबंधित था। इससे कानून में एकता और प्रशासनिक नियंत्रण बनाया गया। मेन बॉडी। 1. पूर्व ब्रिटिश कानूनी प्रणाली और जरूरत। ब्रिटिश के आने से पहले भारत में धर्मशास्त्र, शरिया और स्थानीय रिवाज कानून का आधार थे। न्याय ज्यादातर स्थानीय पंचायतों या धार्मिक अदालतों के जरिए होता था। ब्रिटिश को ये सिस्टम असंगठित लगा, इसलिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म कानूनी व्यवस्था बनाई। सिविल और क्रिमिनल लॉ में विभाजन इसी प्रयास का हिस्सा था। 2. ब्रिटिश दौर में सिविल और क्रिमिनल कानून का उदय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग प्रक्रिया बनाए। 1772 के वॉरेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान ने अदालतों को दीवानी, सिविल और फौजदारी, क्रिमिनल में बांट दिया। दीवानी कोर्ट संपत्ति विवाद, कॉन्ट्रैक्ट और विरासत के मामले देखते थे। फौजदारी कोर्ट्स चोरी, हत्या, हमला जैसे जुर्मों पर फैसला करते थे। अंग्रेज जज और कानूनी सलाहकार इन अदालतों पर निगरानी रखते थे। इस सिस्टम ने इंडियन और इंग्लिश कानून का संगम बनाया। 3. कानून की कोडिफिकेशन और संस्थागत विकास। चार्टर एक्ट 1833 के बाद लॉ कमीशन बनी, जिसका नेतृत्व लॉर्ड मकॉली ने किया। इंडियन पीनल कोड (IPC) 1860 ने सारे क्रिमिनल कानून को एक कोड में लिखा। इसी प्रकार सिविल प्रोसीजर कोड 1859, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और एविडेंस एक्ट 1872 ने सिविल कानून को स्पष्ट रूप दिया। इस प्रक्रिया से सिविल और क्रिमिनल कानून का अंतर स्पष्ट हो गया। 4. विभाजन का स्वरूप और प्रभाव। इस विभाजन ने पूरे भारत में कानूनी एकता और प्रशासनिक सुविधा दी। क्रिमिनल लॉ को ब्रिटिश ने अपनी सरकार के नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने का जरिया बनाया। सिविल लॉ ने व्यक्ति और संपत्ति संबंधों को ब्रिटिश आर्थिक सोच के अनुसार रेगुलेट किया। लेकिन इस सिस्टम ने भारतीय समझ को अपनी पारंपरिक न्याय प्रणाली से दूर कर दिया। अंग्रेजी कानून कभी कभी स्थानीय सामाजिक स्थितियों के लिए अनुकूल नहीं था। 5. विरासत और मूल्यांकन। सिविल और क्रिमिनल कानून का ये अंतर आज भी भारत के कानूनी ढांचे का आधार है। इसने जुडिशरी को प्रोफेशनल बनाया और एक लिखित व्यवस्था दी।
आज़ादी के बाद भी इसी स्ट्रक्चर को सुधर कर आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक आलोचना ये भी है कि ये व्यवस्था अधिकतर ब्रिटिश हितों के लिए थी, न कि भारतीय न्याय के लिए। कंक्लूजन: कॉलोनियल पीरियड में सिविल और क्रिमिनल कानून का विभाजन भारत के न्याय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने समझ को एक लिखित और केंद्रित कानूनी व्यवस्था दी, लेकिन इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाना भी था। आज भारत की कानूनी प्रणाली इसी आधार पर टिकी है, जो कॉलोनियल विरासत का हिस्सा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. How did the liberal project of remaking of India in the image of Britain fare under the colonial rule? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि ब्रिटिश लोगों ने अपने लिबरल विचारों जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, एजुकेशन और रूल ऑफ लॉ के जरिए इंडिया को ब्रिटेन के मॉडल पर बदलने की कोशिश कैसे की। साथ ही हमें यह भी बताना है कि उनकी ये कोशिश कितनी सफल हुई और कहां पर ये अपने हाई कॉलोनियल सिस्टम से टकरा गई। आंसर: इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश राज के दौरान उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइजिंग मिशन के रूप में दिखाया। 19वीं सेंचुरी के लिबरल सोच जैसे लिबर्टी, रीजन और प्रोग्रेस से प्रेरित होकर उन्होंने इंडिया को मॉडर्न बनाने का दावा किया। इसके लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, नए कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए। लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स ज्यादातर उनके अपने फायदे के लिए थे, न कि इंडियंस के हित में। मेन बॉडी: 1. लिबरल आइडियोलॉजी और उसके गोल्स। ब्रिटिश लिबरलिज्म का बेस था फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ। J.S. मिल और बेंथम जैसे थिंकर्स ने कॉलोनियल पॉलिसी को प्रभावित किया। ब्रिटिश रूलर्स ने कहा कि उनका फर्ज है इंडिया को सिविलाइज करना, इससे व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहा गया। इन्होंने एजुकेशन और लॉ रिफॉर्म्स के जरिए इंडिया को अपने जैसे मॉडर्न सोसाइटी बनाना चाहा। 2. वेस्टर्न एजुकेशन और लीगल रिफॉर्म्स। एजुकेशन: मकॉली ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, जिससे एक नया एजुकेटेड क्लास बना। इस एजुकेशन ने लिबर्टी और नेशनलिज्म के विचार जगाए, पर असल में ये क्लर्क्स बनाने का जरिया था। लीगल रिफॉर्म्स: इंडियन पीनल कोड 1860 और सिविल क्रिमिनल लॉज लाए गए। कानून के तहत इक्वालिटी दिखाई गई, पर यूरोपियंस और इंडियंस के बीच भेदभाव बना रहा। इससे लिबरल इक्वालिटी सिर्फ नाम का रह गया। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ब्रिटिश ने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जो ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड था। काउंसिल्स एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जैसे कानून लाए गए, पर इंडियंस को सिर्फ लिमिटेड पार्टिसिपेशन दी गई। डेमोक्रेसी का नाम तो लिया गया, पर असली पावर उनके हाथ में ही थी। 4. इकोनॉमिक और सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब था ब्रिटेन के लिए प्रॉफिट। रेलवेज और टेलीग्राफ ने ब्रिटिश ट्रेड और आर्मी को हेल्प किया, पर इंडियंस को ज्यादा फायदा नहीं मिला। फ्री ट्रेड पॉलिसी ने इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। सोशल रिफॉर्म्स जैसे सती प्रथा का खात्मा अच्छा स्टेप था, पर इसका उस अपनी मोरल सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए भी हुआ। 5. लेगेसी और इंडियन रिएक्शन। वेस्टर्न एजुकेशन से एक नई एजुकेटेड मिडिल क्लास बनी, जिन्होंने बाद में नेशनल मूवमेंट शुरू किया। रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय और दादाभाई नौरोजी ने इन्हीं लिबरल आइडियाज का यूज करके ब्रिटिश राज की बुराइयां दिखाए। आखिरकार लिबरल प्रोजेक्ट ने इंडिया को ब्रिटेन जैसा तो नहीं बनाया, पर इंडियंस में फ्रीडम और सेल्फ रूल की भावना जरूर जगाए। कंक्लूजन: ब्रिटिश लिबरल प्रोजेक्ट एक पैराडॉक्स था। उन्होंने लिबर्टी और इक्वालिटी की बात की, लेकिन उनका रूल एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड था। उन्होंने इंडिया को अपने जैसे बनाने की कोशिश की, पर उससे उनका अपना राज मजबूत हुआ। फिर भी उनकी एजुकेशन और आइडियाज ने इंडियंस को जगाया और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए तैयार किया। इस तरह लिबरल प्रोजेक्ट अपने कॉलोनियल गोल में फेल हुआ, पर नेशनलिस्ट अवेकनिंग में सक्सेसफुल। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।